हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज 2017 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। बेटा सबसे पहले मैं एक चर्चा कर देता हूँ। 2017 या उससे पहले हुए एग्जाम्स में पेपर 100 मार्क्स का हुआ करता था, कोई प्रैक्टिकल नहीं था। 2018 से फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये पेपर ना दो सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 या ए सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी या सेक्शन 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में होती थी। तो हम सिर्फ यहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट करेंगे जो कि पूरे 50 मार्क्स की होगी। इंस्ट्रक्शन ये हैं कि क्वेश्चन 16 टू 21 मार्कर्स हैं, 21 टू 23 3 मार्कर्स हैं, 24 टू 26 अगेन 4 मार्कर्स हैं, 27 टू 36 मार्क क्वेश्चन हैं। तो मुझे अटेम्प्ट करने 16 टू 30 क्वेश्चन। सेक्शन ए मेरे लिए नहीं है। चलो जी सेक्शन बी पढ़ना शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड। बेटा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करता है, जिसको हम प्यार से सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर डिमांड इंक्रीज करनी हो कैसे इंक्रीज की जा सकती है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाकर। और इनमें से किस ऑप्शन से मनी सप्लाई बढ़ेगी ये सोच लेते हैं। इंक्रीजिंग बैंक रेट, बेटा इससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर ये पहले 7 था और आज आपने इसको 8 कर दिया तो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक को पहले 7% पे लोन देता था, आरबीआई आज 8% पे लेता है। कॉमर्शियल बैंक अगर मान लो पहले मार्केट पे लोन 9% पे देता होगा तो आज 10% कर देगा। अगर कमर्शियल बैंक अपना रेट बढ़ाएगा तो पब्लिक डिस्करेज करेगी, लोन नहीं लेगी। इससे मनी सप्लाई कभी नहीं बढ़ेगी बल्कि गिरेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। आरबीआई ने क्या करा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मार्केट में बेच दी। देखो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप मार्केट में बेचोगे तो पब्लिक से पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे, इकोनॉमी से मनी सप्लाई उड़ जाएगी। पैसे जाएंगे नहीं बेटा, पैसे कम हो जाएंगे इकोनॉमी में, तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड कभी नहीं बढ़ सकती। सीआरआर बढ़ा लेने से क्या होगा? सीआरआर बढ़ाओगे तो बेटा बैंक अगर मान लो पहले अपने डिपॉजिट का 7% आरबीआई को देता था। पहले अगर 10 लाख के डिपॉजिट आते थे तो 70,000 रुपए आरबीआई को देता था, बाकी 9,30,000 का लोन कर सकता था। अगर अब 10 लाख के डिपॉजिट आए और सीआरआर का रेट आपने बढ़ाकर 10% कर दिया तो 1 लाख रुपए आपको आरबीआई को देने पड़ेंगे, यानी कि आप 9 लाख का लोन कर सकते हो। तो पहले के कंपैरिजन में तो मनी सप्लाई अभी भी गिर रही है, कहीं ना कहीं बेटा मनी सप्लाई गिर रही है, तो इससे भी कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ सकती, यानी कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी मतलब आप जानबूझकर नहीं अनएम्प्लॉयड हो। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन होती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की भी डेफिनेशन वही होती है। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, willing to work at existing wage rate but does not get work, such a situation is known as involuntary unemployment. सिंपल सा आंसर। प्राइमरी डेफिसिट से आप क्या समझते हैं? अगेन 1 मार्कर है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। प्राइमरी डेफिसिट आपने पढ़ा होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसके बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे? प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ फिजिकल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल सा 1 मार्क क्वेश्चन। गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? Balance of payment is an accounting statement that provide a systematic record between the resident of a country and rest of the world during a particular period. तो बेटा 1 मार्क क्वेश्चन है, आपने मीनिंग पढ़ा होगा, सेम मैंने चिपका दिया बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ये 3 मार्क क्वेश्चन है। मुझसे पूछा जा रहा है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। मैं थोड़ी सी बात करता हूं बेटा आपके साथ। बेटा फाइनल गुड्स के ना दो ही इस्तेमाल है, या तो ये इस्तेमाल हो सकता है फॉर कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड्स, या ये इस्तेमाल हो सकता है इन्वेस्टमेंट की तरह।
तो फाइनल गुड्स दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। रही बात इंटरमीडिएट गुड्स की, ये भी दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, या तो रीसेल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या ये हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बट इंटरमीडिएट गुड के साथ एक कंडीशन है, ये दोनों सिचुएशन क्या होनी चाहिए, इन द सेम ईयर होनी चाहिए। अब बेटा मैं एक बार क्लैरिटी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनल गुड्स दो ही चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का मतलब बेटा अगर हाउस होल्ड खरीदे, आपको पता है हाउस होल्ड इज द ओनली कंज्यूमिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी, तो जब भी आपको गए ये सामान हाउस होल्ड ने खरीदा है तो वो तो सिर्फ कंजम्पशन के लिए खरीदेगा, तो वो तो हमेशा फाइनल गुड्स है। दूसरी बात, फर्म्स भी खरीद सकती हैं फाइनल गुड्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी कि बेटा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इंटरमीडिएट गुड्स में भी लिखा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और कैपिटल गुड्स यानी कि मेरी फिक्स्ड एसेट्स यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट, ये भी बेटा दूसरे गुड्स बनाने में हेल्पफुल है। फर्क क्या है बेटा, कभी भी इन्वेस्टमेंट अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और बेटा मैं अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डस नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मैं कह रहा हूं बेटा आप ना चेयर बना रहे हो यूजिंग अ मशीनरी, क्या करते हो, खोलता हुआ प्लास्टिक डाल देते हो बेटा उस मोल्ड एंड डाई में, और क्या करते हो उसके बाद जैसे ही वो ठंडा होता है निकाल लेते हो। क्या बेटा मोल्ड और डाई टूट के बिखर के गिर जाता है क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी में? कभी भी ऐसा नहीं होता। तो बेटा क्या वो मोल्ड एंड डाई हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स? यस, बिल्कुल हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खो रहा ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जांपल दे देता हूं चलो आपको, आप एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, ठीक है जी, कैंडी बनाते हो, टॉफीज बनाते हो, और आपने शुगर खरीदी, जब कैंडी बनकर तैयार हुई शुगर की कोई आइडेंटिटी बची? Sugar is the helpful in the production of other goods and loses its identity during production. शुगर अपनी आइडेंटिटी खो देता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ये फर्क होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, या तो इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल के लिए इस्तेमाल होंगे या दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होंगे, और बेटा ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इन दोनों के लिए कंडीशन है ये दोनों काम इन द सेम ईयर होने चाहिए। अब बेटा रही बात एग्जाम्पल की, देखो कोई भी प्रोडक्ट अपने नाम से ना तो फाइनल बनता ना इंटरमीडिएट बनता, वो बनता है अपने इस्तेमाल से। मैं कहूँ मिल्क इज परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड, तो बेटा वो फाइनल गुड्स है। मिल्क इज परचेज्ड बाय अ डेयरी फॉर रीसेल, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। मिल्क इज परचेज्ड बाय अ डेयरी फॉर मेकिंग चीज, ये भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट। तो बाबू मिल्क का ही एग्जांपल यहाँ पर भी चल सकता है, यहाँ पर भी चल सकता है। आई होप मैंने बात क्लियर कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी और स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। बेटा थोड़ी सी बात, बहुत थोड़ी सी बात, M1 पर बात मैं कर चुका हूं शायद लास्ट लेक्चर में, लेकिन ना अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाया। मैं आज के लेक्चर में इसको नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं उठा रहा हूं बेटा, आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन को उठाता हूं। मैंने इसका डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करा, कभी एक बार भी नहीं करा। तो अभी पहले इसकी बात करते हैं, कभी ना कभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं मनी सप्लाई पर बेटा एक अलग वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। रही बात स्टोर ऑफ वैल्यू की, देखो सबसे पहली बात जो आपको इसमें लिखनी चाहिए, वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन मेनी फॉर्म्स बट मनी इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। देखो अगर किसी इंसान को अपनी वेल्थ स्टोर करनी है ना, बहुत सारे रास्ते हैं स्टोर करने के। प्रॉपर्टी खरीद कर बैठ जाओ, ठीक है जी, गोल्ड खरीद कर बैठ जाओ, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दो, मनी में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन मैं बता देता हूँ बेटा मनी से कन्वीनियंट कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? सबसे पहली बात, मनी कंटेंजेंसी और इमरजेंसी में हर कोई एक्सेप्ट कर देगा। मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मैं भगवान ना करे बेटा ऐसा किसी के साथ सिचुएशन हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार है, आधी रात को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, और मान लो डॉक्टर कहता है तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, आपकी जेब में बेटा मनी है ना, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आपकी जेब में गोल्ड कॉइन है या गोल्ड बिस्किट है, आपने डॉक्टर को कहा जी ये गोल्ड बिस्किट है ये रख लो, डॉक्टर क्या कहेगा, भैया मैं नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकता, मुझे नहीं पता ये गोल्ड का है या नहीं है। आधी रात को सुनारा नहीं बैठा कि मैं चेक करा दूं कि ये सच में गोल्ड है कि नहीं है, प्योर गोल्ड है कि नहीं है। तो बेटा गोल्ड में फीचर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का नहीं है। या आप डॉक्टर को कहो ये जी मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर है मेरे नाम है, ये लो ये रख लो,
बेटा वो ये नहीं मानेगा बेटा आपकी बात की प्रॉपर्टी के पेपर एक्यूरेट ही है, ठीक है, नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर भी नकली हो सकते हैं, धोखाधड़ी उसमें भी हो सकती है। देखो मनी के पास फीचर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का है और किसी के पास फीचर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का नहीं है। तीसरी बात बेटा मनी पोर्टेबल है, प्रॉपर्टी पोर्टेबल है क्या? प्रॉपर्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। मनी को ले जा सकते हो, गोल्ड को भी ले जा सकते हो, लेकिन मनी में फीचर थोड़े से ज्यादा है। मनी बहुत सारे डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, 1 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक मनी बहुत सारे डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। गोल्ड के बहुत सारे डिनोमिनेशन में अवेलेबल नहीं है। मनी की स्टोरेज कॉस्ट मिल है, तो बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जो मनी में हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। आगे बढ़ जाते हैं, एक्सप्लेन द basis of classifying taxes into direct and indirect, give example। बेटा किन बेसिस पर टैक्सेस को क्लासिफाई किया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? बेटा डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिसके ऊपर लेवाए होते हैं उसी को पे करने पड़ते हैं, यानी कि लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। यानी कि बेटा सिंपल बात यह है, बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, कोई मिस्टर ए हैं, साल के 12 लाख रुपए कमाते हैं और उनकी 12 लाख रुपए की इनकम पर 1.5 लाख रुपए का टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में, इनकम टैक्स। अब मैं कहता हूं बेटा आपने 12 लाख रुपए कमाए और आपकी इनकम पर 1.5 लाख रुपए का टैक्स है, आपके हाथ में नेट डिस्पोजेबल इनकम बचेगी 10.5 लाख रुपए। क्या आप ये कह सकते हो कि मैंने 12 लाख रुपए कमाए हैं, जिन लोगों से कमाए आपने उनको कहा जी मेरे बिहाफ पर 1.5 लाख का टैक्स भी पे कर दो? नहीं कह सकते। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर लेवाए होते हैं उसी को पे करना पड़ता है। यानी कि जो बेसिस है टैक्स को क्लासिफाई करने का वो बेटा शिफ्ट ऑफ बर्डन ही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है। इट इज लेवाए ऑन वन, पेड बाय अनदर। लेवाए किसी और पे होते हैं, पेड कोई और करता है। बेस्ट एग्जांपल आज की तारीख में जीएसटी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा इस चीज को समझाने के लिए। मान लो बेटा आज आप डोमिनोज में जाते हो, एक पिज्जा बाय करते हो, ठीक है जी। पिज्जा का सेलिंग प्राइस उन्होंने आपको बताया जी, पिज्जा का सेलिंग प्राइस 500 रुपए है और नीचे बेटा जीएसटी चार्ज करके दिया @5%, यानी कि 25 रुपए, और आपसे बेटा 525 रुपए दे दिए। अब आप खुद समझो बेटा, उस डोमिनोज के आउटलेट के ऊपर जीएसटी लगता था, पर बेटा लगता उनके ऊपर था, उन्होंने क्या किया, बर्डन शिफ्ट किया आपके ऊपर। आप कंज्यूमर से उन्होंने 25 रुपए टैक्स के दिए और 25 रुपए सरकार को जमा करा दिए, जबकि टैक्स उनके ऊपर लगता था। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है, और डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। आई होप मैंने 23rd क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर दिया है। रही बात 24 की, एक्सप्लेन बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। बेटा वैसे मैंने इसकी बात पास्ट ईयर क्वेश्चन में 2 बार कर दी है, इसकी बात भी मैंने की है एक बार और इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपने बेटा पिछली वीडियो से ही कवर करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिवर्स रेपो रेट क्या चीज होती है? बेटा हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन देता है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं या रेपो रेट बोलते हैं। बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। लेकिन यहाँ कहानी है रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट कौन सा रेट होता है? रिवर्स रेपो रेट, समझदार को इशारा काफी। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस मनी को पार्क कर सकता है विद आरबीआई। मान लो पहले रिवर्स रेपो रेट 3% था और आज आरबीआई ने इसको बढ़ाकर 5% कर दिया। अगर आरबीआई ने इसको बढ़ाकर 5% कर दिया तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक कैसे सोचेंगे? कमर्शियल बैंक सोचेंगे अच्छा आरबीआई के पास पैसे रखने पे 5% मिल रहे हैं तो मैं क्यों पब्लिक को दूं, लोन पर दूं? वहां तो खतरा होता है, पैसा मर भी जाता है मेरा। आरबीआई के पास तो पैसा नहीं मरेगा, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मनी पार्क करेगा विद आरबीआई। अगर ये कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा मनी आरबीआई के साथ पार्क करेंगे तो यानी कि लोन नहीं देने पाएंगे, लोन के लिए उनके पास पैसा नहीं बचेगा, लोन ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाएगा। और अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई इस रेट को गिराकर 3 के जगह और 2 कर दे
तो कमर्शियल बैंक को लगेगा कि यार ब्याज क्या ही दे रहा है आरबीआई, सिर्फ 2%, मैं क्या करता हूँ पब्लिक को ही लोन देता हूँ, आरबीआई के पास पैसा रखने का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे करके आप मनी सप्लाई कंट्रोल कर पाते हो, बढ़ानी है बढ़ा पाते हो, गिरानी है गिरा पाते हो। ये है रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट। आई होप मैंने ये भी बात क्लियर कर दी। 25th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कैसे गवर्नमेंट बजट का इस्तेमाल किया जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। देखो बेटा, बात बड़ी सिंपल सी है, हमारे यहाँ पर ना बेटा रिच और रिच होता चला जा रहा है और पुअर होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिच और पुअर के बीच खाई होनी चाहिए, पर ये खाई ना एक लिमिट में होनी चाहिए। हमारे बीच, हमारे तो बेटा देश में ना हालात इतने खराब है कि खाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। मैं हमेशा अपने बैच में एक एग्जांपल देता हूँ, एक डॉक्टर एक सर्जरी परफॉर्म करने का 1 लाख रुपए लेता है, जो सर्जरी 1 घंटा चलती है उसका 1 लाख रुपए। रही बात बेटा उसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन 8,000 रुपए महीने में काम कर रहा है, जो साल के भी 1 लाख नहीं कमा पा रहा। अब ये खाई देखो बेटा कितनी बड़ी है। गवर्नमेंट इस खाई को ना बेटा कम करना चाहती है। गवर्नमेंट कैसे कम करती है बेटा, जब भी गवर्नमेंट बजट आता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिच के ऊपर टैक्सेस बढ़ाती चली जा रही है। अगर बेटा रिच के ऊपर टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसके हाथ में नेट डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। यही गवर्नमेंट चाहती है। और ये जो पैसे सरकार ने टैक्सेस के थ्रू अर्न करे, यही पैसे सरकार क्या करती है, पुअर को सब्सिडीज दे देती है, पुअर की एजुकेशन फ्री कर देती है, पुअर के लिए घर बनाना शुरू कर रही है। बेटा सरकार इसी सारे टैक्स के पैसे को पुअर के ऊपर खर्च कर देती है। बेटा कहीं ना कहीं इनको मिलने वाली फैसिलिटी बढ़ जाती है, इनके हाथ में जो नेट डिस्पोजेबल इनकम आती है वो जुड़ जाती है, ये सेव कर पाते हो उस इनकम को, क्योंकि सारा पैसा इनके ऊपर सरकार खर्च रही है। कहीं ना कहीं ये जो खाई है बेटा गवर्नमेंट बजट की वजह से कम होती चली जा रही है। इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाते जाओ, इनके ऊपर सब्सिडीज बढ़ाते चले जाओ, सरकार ऐसे कंट्रोल कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई होप मैंने ये भी बात क्लियर कर दी। 26th क्वेश्चन, an economy is an equilibrium from the following data about an economy, calculate autonomous consumption, income given है, एमपीएस गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको बताया गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही है। देखो इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, आपने पढ़ा होगा। और अगर इनकम अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एस और आई बराबर होते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। अब इनकम मुझे गिवन है 5,000, कंजम्पशन फंक्शन मैंने पढ़ा हुआ है सी बार प्लस बी वाई, और आई की वैल्यू भी मुझे गिवन है बेटा 800 रुपी। अब बेटा सी बार मुझे कैलकुलेट करना है, ऑटोनॉमस मुझे कंजम्पशन निकालनी है, मेरे पास एमपीएस है 0.2, एमपीसी कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलाकर बेटा 1 होते हैं, तो एमपीएस कितना, एमपीसी कितना आ जाएगा 0.8। बी मतलब एमपीसी ही और कुछ नहीं बेटा, और इनकम मुझे पता ही है 5,000। अब बेटा अगर मैं 0.8 की 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4,000 आ जाएगा, 4,000 और 800, 4,800 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि सी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 200 रुपए आ जाएगी। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने ये भी डन कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं। 27th क्वेश्चन, व्हाई डज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स एंड सप्लाई राइजेस व्हेन प्राइस राइजेस। एक्सप्लेन। बेटा फॉरेन करेंसी के बढ़ने से डिमांड क्यों गिरती चली जाती है और सप्लाई क्यों बढ़ती चली जाती है। Why does the demand for foreign currency falls and supply rises when its price rises? अच्छा जी, ठीक है जी, देखते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूं $1 पहले 80 रुपए का था और आज वही $1 3 महीने के बाद 85 रुपए का हो गया, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा, कभी आपने सोचा है इसकी वजह से क्या होगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, नहीं फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती चली जा रही है। इम्पैक्ट ये होगा इसकी वजह से कि एक्सपोर्ट बढ़ते चले जाएंगे और इंपोर्ट गिरते चले जाएंगे। आप खुद सोचो क्यों। अगर बेटा आप एक फॉरेनर थे और पहले $1 लाख इंडिया में लेकर आते थे, तो इंडिया से 80 लाख का सामान खरीद पाते थे।
अगर आज $1 लाख लेकर आओ तो इंडिया से कितना सामान मिल जाएगा? 85 लाख रुपए का। कुछ नहीं किया आपने, $1 लाख ही पहले ला रहे थे, $1 लाख ही आज ला रहे हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फॉरेनर्स क्या करते हैं, इंडिया से बहुत शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है बड़ा फायदा होगा हमारे को, तो इंडिया के ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। और इसके बढ़ने से क्या होता है, आप खुद समझो, इंडिया में बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज आने लगती है। अगर आप ये फॉरेन एक्सचेंज को कमा रहे हो, आप क्या करोगे बेटा? आपके लिए कागज का टुकड़ा है फॉरेन एक्सचेंज। आप एक एक्सपोर्टर हो, आपने सामान बेचा, आपके पास फॉरेक्स आ गई, आपके लिए कागज का टुकड़ा इंडिया में नहीं चलती। आप क्या करोगे? किसी ना किसी आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक को सेल करोगे वो, यानी कि बेटा इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। और रही बात इंपोर्ट की, पहले अगर मुझे फॉरेन से बेटा $1 लाख का गुड्स खरीदना है तो मुझे 80 लाख रुपए देने पड़ते थे, मैं $1 लाख का गुड्स खरीद पाता था, इंपोर्ट कर पाता था। आज अगर $1 लाख के गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो बेटा 85 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 5 लाख का नुकसान। क्या आप बहुत ज्यादा डिमांड करोगे? ना ही आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करोगे और कहीं ना कहीं डिमांड भी गिरने लगेगी। क्वेश्चन ने यही पूछा था, अगर ये रेट बढ़ा, सप्लाई क्यों बढ़ती है और डिमांड क्यों गिरती है? आई होप मैंने अच्छा से क्लियर कर दिया बेटा कि क्यों ये सप्लाई बढ़ेगी और क्यों डिमांड गिरेगी। 28 क्वेश्चन, explain non-monetary exchange as a limitation of using GDP as an index of welfare of the country, or how would you treat the following while estimating domestic product of a country? Give reason for support of your answer। और 3 पार्ट दिए हुए बेटा। मैंने आज तक ये क्वेश्चन भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। देखते हैं टाइम के हिसाब से, अगर लगा तो दोनों ही कर देते हैं। इसकी बात करते हैं पहले 28 का ए पार्ट। एक्सप्लेन करना है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को एज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज तो समझते होंगे ना आप, शायद आपने पढ़ा होगा जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक में। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी भी जीडीपी का पार्ट नहीं होती। आप खुद सोचो बेटा, जो हमारी होम मेकर है, हमारी मदर, ठीक है, या हमारी वाइफ, हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, पर बेटा बोला गया लॉ में कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन जीडीपी का पार्ट नहीं होता। क्या उनकी वजह से सभी फैमिलीज का इंडिया में वेलफेयर बढ़ रहा है? बहुत वेलफेयर बढ़ रहा है। घर का अच्छा खाना खाने को मिलता है, बीमार नहीं पड़ते। बाहर ढाबे का खाना, रेस्टोरेंट का खाना खाने से बच जाते हैं। एक घर में छोटा सा कहीं ना कहीं एक गार्डन होता है, अधिकतर घरों में है बेटा। हमारी होम मेकर क्या करती है बेटा, उस गार्डन का पूरा अपकीप करती है, मेंटेनेंस करती है। हम ताजी हवा ले रहे हैं, हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है, पर बेटा ये जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो ये बिगेस्ट लिमिटेशन है बेटा। आई होप मैंने ये भी बात क्लियर करी है। अब बेटा कौन सी चीजें जीडीपी में शामिल होंगी, कौन सी नहीं? सॉरी, जीडीपी में नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पढ़ते हैं जी। बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। ठीक है जी, कोई कमाए, चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, बस कमाए मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी से। सीधा सा फोकस एक ही होता है। अब कहते हैं प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्री। अगर मैं कहूं अपने इंडिया कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी कोई बैंक है बेटा एसबीआई, उसकी कोई ब्रांच है लेकिन कमा फॉरेन कंट्री से रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी से तो नहीं कमा रही, कभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगी, ये तो नहीं है बेटा। आगे बढ़ जाओ। गिफ्ट गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय ऑन इंडिपेंडेंस डे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंस डे पर कोई गिफ्ट दे रहा है तो बेटा ये ट्रांसफर पेमेंट है, ये भी शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, फैक्टर पेमेंट शामिल होती है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। अगर फॉरेन टूरिस्ट बेटा आया है और आपके देश से सामान खरीद रहा है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा कर रहा है, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा। तो सिर्फ थर्ड पार्ट इंक्लूडेड होगा, बाकी दोनों पार्ट इंक्लूडेड नहीं होंगे। 29 क्वेश्चन मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। मुझे गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, डेप्रिसिएशन, जीडीएफसीएफ, चेंज इन स्टॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ गिवन है। लेकिन बेटा मुझे पढ़कर जो समझ में आया, पूरा का पूरा मेरे को मेथड एक्सपेंडिचर मेथड गिवन है। एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकलेगा, जो कि 4 चीजों के बराबर होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब बेटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000 और 1000 पुट कर दी इसकी फिगर। जीडीसीएफ देखो बेटा, जीडीसीएफ कितना है बेटा? जीडीएफसीएफ है,
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर GDFCFS में चेंज इन स्टॉक जोड़ दूं तो ये GDCF बन जाएगा 500 प्लस 100, ये GDCF बन जाएगा बेटा 600 रुपए। नेट एक्सपोर्ट्स देखते हैं जी, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स 70 माइनस 120, 70 माइनस 120, ये कैलकुलेट हो जाएगा जीडीपी एट एमपी 9600, और इसमें से 50 रुपीज और कम कर दो, यानी कि 9550। इसको कन्वर्ट कर लो बेटा एनडीपी एट एफसी में, क्वेश्चन ने यही मांगा है मुझसे। अगर मेरे पास जीडीपी एट एमपी है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी 9550 है। देखो जी डेप्रीसिएशन कितना है, कहीं ना कहीं गिवन था, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60, और एनआईटी भी देख लेते हैं हम, एनआईटी कितना है, आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है जी, यानी कि 700 माइनस 500। वैसे मैं बता देता हूं कहीं ना कहीं ये फिगर गलत हो गई है, ये फिगर सब्सिडी की बेटा 50 है, 500 नहीं है, तो मैं 750 ही ले रहा हूं इसको, 700 माइनस 50 यानी कि 650, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है मेरे पास 60 और 650, यानी कि मेरे को जो माइनस करना है ये 650 और ये 60, 710 माइनस करना है, कर देते हैं माइनस 8840, यही सीबीएसई सजेस्टेड आंसर भी है। चलो जी प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और हमारा पेपर खत्म। Assuming that increase in investment is 1000 CR, MPC is 0.9, explain the working of multiplier। बेटा मुझे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000 करोड़, इकोनॉमी का एमपीसी बताया 0.9, और मुझसे पूछता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। बेटा आपने ना वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ी होगी, मैं बताता हूं आपको, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो अगर मेरे देश की गवर्नमेंट ने देश को 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता इनकम सिर्फ 1000 करोड़ ही बढ़े, इनकम बढ़ेगी कई 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 गुना, ठीक है जी। लेकिन पहले राउंड में इनकम 1000 करोड़ ही मिलेगी, आप खुद समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा डीएलएफ को बुलाया और कहा ये हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दो। क्या मेरे देश को इन्वेस्टमेंट मिली हाईवे बनने से? बिल्कुल मिली, 1000 करोड़। पर बेटा उसकी वजह से किसी को तो इनकम मिली, डीएलएफ को इनकम मिली 1000 करोड़, सरकार ने 1000 करोड़ उसको पे कर दिया, ठीक है जी। अब बेटा हमने क्वेश्चन ने कहा इकोनॉमी का एमपीसी 0.9, 0.9 मतलब आपको जितनी इनकम मिलेगी उसका 90% आपसे भी खर्च हो जाती है। डीएलएफ को कितनी इनकम मिली? 1000 करोड़, 90% उनसे भी खर्च हो जाती है, मतलब 900 करोड़, यानी कि वो कितना जोड़ पाते हैं? 100 करोड़। बेटा 90% उनसे भी खर्च हो जाती है, उनसे 900 करोड़ खर्च हुए, किसी ना किसी को 900 करोड़ की इनकम जरूर मिलेगी राउंड 2 में, और मैं एग्जांपल से ही क्लियर करता हूं किसको मिलेगी। डीएलएफ ने बेटा ये जो 1000 करोड़ रुपए सरकार लिए से लिए, सारी उनकी कमाई नहीं है, उन्होंने भी बहुत सारे मजदूर लगाए, बहुत सारी मशीनरी खरीदी, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा, जिससे जो भी खरीदा आपने पे किया उनको। तो बेटा डीएलएफ ने खर्चा, लेकिन मजदूरों को मिली इनकम। अब कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमी का एमपीसी 0.9 है, ये भी खर्चेंगे, 90% इन्होंने भी खर्च कर दिया, 10% इन्होंने भी जोड़ दिया, जब ये खर्चेंगे किसी ना किसी और को इनकम मिलेगी, और ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक इनकम 10,000 करोड़ नहीं हो जाएगी। अगर ये 10,000 करोड़ हो गया तो 90% ये हो गया और 10% ये हो गया। बेटा आपको कैसे पता ये 10,000 करोड़ पे ही जाकर रुकेगी? मैंने इंटेंशनली एक फॉर्मूला लगाया, जो आप बात समझ नहीं पा रहे होंगे। मैंने के का एक फॉर्मूला लगाया 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर 0.9 है, यानी कि के की वैल्यू कितनी आई? 10 टाइम्स। अगर के 10 टाइम्स है तो के का एक और फॉर्मूला भी होता है बेटा, डेल वाई अपॉन डेल आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा वाई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी 10,000 करोड़। बेटा मल्टीप्लायर मुझे यही तो बताता है, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। अगर आपने इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ का इंक्रीज करा तो इनकम सिर्फ 1000 करोड़ नहीं बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी, और मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ 10 गुना बढ़ रही है, के की वैल्यू 10 टाइम्स आई मेरे पास। आई होप मैंने वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर भी क्लियर कर दिया है। अब बेटा मेरी तरफ से एक आखिरी इंफॉर्मेशन, www.successmantra.com
जो कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलना। इस वेबसाइट से आप बंडल बाय कर सकते हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के 10 पेड सैंपल पेपर, 30 सैंपल पेपर 250 रुपी में मिल रहे हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है। उम्मीद करता हूं इस फायदे का लाभ आप सब उठाएंगे। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।